नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में आप जानते ही हैं कि हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। आईएएस में तो प्रत्येक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछा जाता है। आप किसी भी पेपर का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कमला सोहोनी कौन थे? कमला सोहोनी भारतीय मूल की व्यक्ति थी, महिला थी। गूगल डूडल ने 18 जून को वैज्ञानिक कमला सोहोनी को उनकी 112वीं जयंती पर सम्मानित किया, क्योंकि कमला सोहोनी वैज्ञानिक विषय में पीएचडी करने वाली पहली महिला थी। वैज्ञानिक विषय में पीएचडी करने वाली पहली महिला थी। और उन्होंने नीरा पर अपने काम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता था। राष्ट्रपति पुरस्कार जीता था क्योंकि यह ताड़ का रस है, जो भारत में जो कुपोषित बच्चे हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। कुपोषण से ये लड़ सकता है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। जलवायु परिवर्तन से विक्टोरिया बेसिन झील को खतरा। जलवायु परिवर्तन से विक्टोरिया बेसिन झील को खतरा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है विक्टोरिया बेसिन झील। पूर्वी अफ्रीका में लेक विक्टोरिया बेसिन, LVB, लेक विक्टोरिया बेसिन भारी बारिश, तूफान और बाढ़ से महत्वपूर्ण खतरों का सामना कर रही है, जिससे क्षेत्र के समुदाय और स्थानिक जैव विविधता पर प्रतिकूल परिणाम हो रहे हैं। लेक विक्टोरिया बेसिन में 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से 5 देश हैं? केन्या है, युगांडा है, तंजानिया है, बुरुंडी है और रवांडा है। और 40 मिलियन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 40 मिलियन का मतलब 4 करोड़ लोग। 40 मिलियन की आबादी के साथ इन देशों में समुदाय चरम मौसम की घटनाओं, विशेष रूप से आवर्ती बाढ़ से भारी प्रभावित होते हैं, जो उनकी आजीविका और कल्याण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। मौसमी वर्षा पैटर्न, यहाँ 2 मुख्य वर्षा पैटर्न है। लेक विक्टोरिया बेसिन में 2 मुख्य वर्षा पैटर्न है। एक तो मार्च से मई तक की अवधि वाला है, जो कि विस्तारित वर्षा ऋतु होती है। विस्तारित वर्षा ऋतु यहाँ की में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है मार्च से मई में। और जबकि छोटी वर्षा ऋतु होती है आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच, यानी कि वहाँ जब कम वर्षा होती है। तो लेक विक्टोरिया बेसिन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं वर्षा से, तूफान से, बाढ़ से। और 5 देश इसमें आते हैं: केन्या, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और रवांडा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जेफरी हिंटन कौन है? जेफरी हिंटन एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। कौन है ये? प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक। डीप लर्निंग के अग्रदूतों में एक माना जाता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपक्रम है। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर भी माना जाता है। गॉडफादर ऑफ AI माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपक्षेत्र है जिसमें डेटा से सीखने के लिए कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रशिक्षण शामिल है। इन्हें गॉडफादर ऑफ AI माना जाता है। और उन्होंने मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जेफरी हिंटन महत्वपूर्ण कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। गॉडफादर ऑफ AI उनको माना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया। एस्टोनिया, जो कि पहले ये सोवियत देश में शामिल था, समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया, लेकिन अब वो SSR से अलग हो चुका है। ठीक है। एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक अभूतपूर्व कानून पारित किया है, जिससे ऐसा करने वाला पहला पूर्व सोवियत देश है। पहले SSR में शामिल था, फिर 1991 में 14 देश उससे अलग हो गए, तो इनमें एस्टोनिया भी था। तो एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, मतलब समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। और एक ऐसा कानून पारित किया है कि समलैंगिक जोड़े बच्चे को गोद भी ले सकते हैं, पहले गोद नहीं ले सकते। और यह कानून 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
पासंग दावा शेरपा कौन है? पासंग दावा शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले कामी रीता शेरपा भी 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं। यानी कि कामी रीता शेरपा पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 26वीं बार चढ़ाई की है। लेकिन पासंग दावा शेरपा, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की 26 बार चढ़ाई की है, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति हैं। हाल ही में पासंग दापा शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया। कुछ समय पहले तक नेपाली शेरपा गाइड ये थी कामी रीता शेरपा के पास माउंट एवरेस्ट की सबसे अधिक चढ़ाई का रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड अब भी है, लेकिन ये पहली हैं, 26 बार चढ़ाई की है, इन्होंने 26 बार की है। पासंग दापा शेरपा ने, ये पहली हैं, ये दूसरी हो गई। कामी रीता शेरपा पहली महिला हैं, पहली, और ये पासंग दावा शेरपा दूसरे व्यक्ति हो गए। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,849 मीटर, 8,849 मीटर, यानी कि 29,032 फीट की ऊंचाई है। परमिट और चढ़ाई का मौसम, नेपाल ने 467 परमिट दिए हैं और आमतौर पर चढ़ाई का मौसम मार्च से मई महीने के बीच में, मई तक माना जाता है। मई अंतिम क्षण होता है जब ऊपर चढ़ने के लिए पुश किया जाता है। सबसे पहले 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे ने उन पर चढ़ाई की थी सबसे पहले। तो इस साल जो 2023 है, ये उसकी 70वीं वर्षगांठ है, 70वीं वर्षगांठ है। ठीक है। तो पासंग दापा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 26वीं चढ़ाई की है। उससे पहले कामी रीता शेरपा ने 26वीं चढ़ाई की थी। तो कामी रीता शेरपा पहली हैं और पासंग दापा शेरपा दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है, या फिर फीट में बोल सकते हैं तो 29,000 फीट है। और नेपाल ने 467 परमिट जारी की हैं और चढ़ाई का मौसम आमतौर पर मार्च से मई महीने तक माना जाता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अब 2023 70वीं उसकी वर्षगांठ है। मीरा सियाल कौन है? मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप मिली है, जो कि टेलीविजन और फिल्म उद्योग में मिलने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। बाफ्टा की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार देने वाली संस्थाओं में से एक है। उनकी सर्वोच्च प्रशंसाओं में से एक बाफ्टा फेलोशिप है। क्या है बाफ्टा फेलोशिप? जो उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन में असाधारण योगदान दिया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की हालिया प्राप्तकर्ता मीरा सियाल हैं। तो बाफ्टा फेलोशिप मीरा सियाल को मिली है, जो कि फिल्म और टेलीविजन उद्योग में मिलने वाली सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ब्रिटिश का है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? देखो, भारत का जो कोलकाता है उससे म्यांमार को जोड़ा जाएगा, वहां से फिर थाईलैंड को जोड़ा जाएगा। तो ये त्रिपक्षीय राजमार्ग है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, म्यांमार का पड़ोसी देश थाईलैंड। त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, एक महत्वाकांक्षी प्रयास जिसका उद्देश्य म्यांमार के माध्यम से कोलकाता को बैंकॉक से जोड़ना है। ठीक है, कोलकाता से बैंकॉक को जोड़ना है। बैंकॉक है थाईलैंड में। पहले भारत का कोलकाता है, कोलकाता से म्यांमार में सीमा में गए, म्यांमार से फिर थाईलैंड की सीमा पहुंच गए। तो कोलकाता से बैंकॉक को जोड़ना है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाली खाड़ी पहल को बोलते हैं बिम्स्टेक के तहत स्थापित यह राजमार्ग परियोजना सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क की अपार संभावनाएं रखती है।
बिम्स्टेक सहयोग और एकता को बढ़ावा देना। 1997 में स्थापित बिम्स्टेक में भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, भारत तो है ही बिम्स्टेक में, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। 7 सदस्य देश शामिल हैं, 7 सदस्य देश शामिल हैं। यह संगठन व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, मत्स्य पालन और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसको और भी आगे बढ़ाना है, इस राजमार्ग को। इसके पॉइंट पूरे देख लेते हैं। त्रिपक्षीय राजमार्ग की लंबाई और उद्देश्य। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के लगभग 1300 किलोमीटर तक फैलने की उम्मीद है, जो भारत में मोरे को म्यांमार से गुजरते हुए थाईलैंड में माई शॉर्ट से जोड़ने वाले 4 लेन सड़क नेटवर्क के रूप में काम करेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भविष्य के विस्तार और क्षेत्रीयकरण, इसको म्यांमार के अलावा और भी आगे बढ़ाना है। 3200 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आगे देखते हुए भारत ने अय्यावाड़ी चाओ फ्राया मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति ACMECS के पूर्व पश्चिम गलियारे के साथ भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया है। 3200 किलोमीटर के विशाल नेटवर्क को कवर करने वाला यह व्यापक बुनियादी ढांचा विकास भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ाने, क्षेत्रीय एकीकरण को और मजबूत करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रणजीत गुहा कौन थे? रणजीत गुहा एक प्रमुख भारतीय इतिहासकार थे और इनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हुए गुजरा। मार्क्सवादी विद्वान थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने सबाल्टर्न स्टडीज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाल ही में उनका निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनका जन्म 8 मई 1923 को कलकत्ता लिखता है, कोलकाता भारत में हुआ था। गुहा ने अपना अधिकांश अकादमिक करियर इंग्लैंड और अमेरिका में बताया, जहां उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में काम किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। 23 जून संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2002 को 57 मई 277 प्रस्ताव पारित करके प्रति वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, ये बता देते हैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य को युवा पीढ़ी समझ सके और आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सतत विकास लक्ष्य के लिए लोक सेवा SDG, देशों के लिए सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक संस्थान समाज में सभी के लिए समावेशी, प्रभावी और जवाबदेह हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभिलाष टॉमी कौन है? अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। ऐसे वो पहले व्यक्ति हैं और एशिया के दूसरे व्यक्ति हैं। वे भारतीय नौसेना में कमांडर थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाल ही में अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस, जो कि समुद्र की रेस है, काफ़ी खतरनाक रेस मानी जाती है, में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा स्थान हासिल किया। भारत के पहले व्यक्ति थे वे। ऐसे पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति हैं जिन्होंने यह रेस पूरी की है। सॉरी, मैंने बोला था दूसरे एशियाई व्यक्ति हैं।
भारत के और एशिया के ही पहले व्यक्ति हैं, लेकिन गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल किया उन्होंने। वे गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस समुद्री रेस में उनकी नौका दक्षिण हिंद महासागर में क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में वे काफ़ी चोटिल हुए थे। उन्हें बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन रक्षम शुरू किया। भारतीय नौसेना 24 सितंबर को उनको अभिलाष टॉमी को सफलतापूर्वक बचा लिया और 6 अक्टूबर 2018 को उन्हें आईएनएस सतपुड़ा के द्वारा विशाखापत्तनम लाया गया। ठीक है, अब हम अभिलाष टॉमी के बारे में जान लेते हैं। अभिलाष टॉमी का जन्म अभिलाष टॉमी का जन्म 5 फरवरी 1979 को केरल में हुआ था। केरल के कोट्टयम जिले में हुआ था। वे अकेले नौका पर पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय और दूसरे एशियाई व्यक्ति हैं। पहले भारतीय और दूसरे एशियाई व्यक्ति हैं, ये भी है ना। उन्होंने 1 नवंबर 2012 को अपनी यात्रा मुंबई से INVS मोईदेई में शुरू की थी। वर्ष 2013 में उन्हें उनकी परिक्रमा के लिए कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। और कीर्ति चक्र शांति के समय दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। वे कई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स जैसे केप टाउन ता रियो याट रेस या स्पेनिश कोपा डेल रे तथा कोरिया कप में हिस्सा ले चुके हैं। हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा के द्वारा केवल महिला क्रू वत्तिका जोशी, प्रतिभा जम्बाल, पी स्वाति, ऐश्वर्या बदपति तथा विजया देवी ने पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा की थी। इस महिला क्रू को अभिलाष टॉमी ने ही प्रशिक्षण दिया था। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।